गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। साथियों, अभी तक हम हिंदी व्याकरण और शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। 9 वीडियो अपलोड कर लिया है, हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आज का हमारा ये जो क्लास है 10वीं है, क्लास 10 है, 10वां वीडियो है, आप सभी साथियों के लिए लाए हुए हैं। साथियों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, आज का ये जो टॉपिक है साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग व प्रत्यय इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही दमदार तरीके के साथ हम पढ़ेंगे। देखो साथियों, आप किसी शब्द को देखकर पहचान कर पाओगे ये उपसर्ग है या नहीं है, प्रत्यय है या नहीं है। बहुत बढ़िया तरीका, मजेदार तरीका आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे उपसर्ग और प्रत्यय इस टॉपिक की शुरुआत हम करते हैं। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करें उपसर्ग की। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स बोलते हैं, आप सभी साथी जानते हैं। उपसर्ग ये जो शब्द है साथियों, 2 शब्द से मिलकर बना है, उप धन सर्ग, जहां उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या निर्माण करना। ठीक है, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा उपसर्ग का किसी शब्द के समीप आकर एक नया शब्द बनाना। ठीक है, अर्थात कोई शब्द है किसी दूसरे शब्द के सामने आएगा और जब नया शब्द बनाता है, ठीक है, अर्थात जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं, याद रखना इस बात को, यही मेन फैक्ट है, यही मेन है। उपसर्ग में कोई शब्द किसी शब्दांश के प्रारंभ में या जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग मतलब पहले जुड़ना, शब्द के पहले जुड़ना। ठीक है, जैसे यहां एग्जाम्पल भी आप देख पाओगे, जैसे पराजय, हार शब्द का मूल अर्थ है ना पराजय। अब देखो, इसमें जब उपसर्ग जोड़ते हैं तो अर्थ भी बदल जाता है। अब जय, जय एक शब्द है, यहां पर परा जोड़ दिए तो ये पराजय हो गया, उल्टा हो गया, है ना भाई। उपसर्ग जोड़ दिए परा और जय में, ठीक है, तो पराजय हो गया। जस्ट क्या है इसका अर्थ, विपरीत हो गया। ऐसे ही उदाहरण आप देख सकते हैं प्रहार का, प्रधन हार प्रहार, प्रहार माने चोट करना, है ना भाई। तो प्रहार माने चोट करना हो गया। समधन हार संहार माने विनाश, आधन हार आहार माने भोजन। तो ये सब आ उपसर्ग लगा है, वी उपसर्ग लगा है ना भाई। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ता है और अर्थ में परिवर्तन कर देता है तो वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ के नया शब्द बनाता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। क्लियर है। अभी देखिए साथियों, हिंदी में जो उपसर्ग है आपकी, उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्या क्या है, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, तथा 5वां है उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। ठीक है, अब ये होते कितने कितने हैं इसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार यहां से क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैं इसको भी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो संस्कृत के 22 उपसर्ग होंगे, हिंदी के उपसर्ग होंगे 13, उर्दू या फारसी के उपसर्ग होंगे 19। ठीक है, तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं,
इसको आप याद रखेंगे साथियों। अब आते हैं हम मजेदार तरीके पर, मजेदार ट्रिक पर। आखिर उपसर्ग की पहचान करना कैसे है, बहुत सारे साथी सोचते हैं। तो देखो ट्रिक को आप समझो भाई। उपसर्ग विधि से बने शब्द, नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। कहने से देखो, अब उपसर्ग विधि से कोई नया शब्द बनता है, ठीक है ना भाई। जैसे अधन सत्य बराबर एक नया शब्द बना असत्य, है ना भाई। तो ये जो शब्द है अर्थात उपसर्ग विधि से बना हुआ ये जो असत्य शब्द है, ठीक है, उसका अर्थ जो मूल शब्द है, ठीक है, उसके अर्थ के आसपास होता है। अब इसको एक ट्रिक रेड कलर में आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए। शब्दांश धन शब्द बराबर नया शब्द, यही नया शब्द क्या कहलाता है, उपसर्ग विधि से बने हुए शब्द, ठीक है। अब देखो इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझो। असत्य, अब असत्य को कैसे करोगे आप देख पाओगे यहां अधन सत्य बराबर असत्य दिख रहा है ना। यहां पर अ का अर्थ है नहीं और सत्य का अर्थ है सच, तो इसका भी अर्थ क्या हो जाएगा, इन दोनों का भी अर्थ हो जाएगा जो सत्य नहीं है या जो सच नहीं है, और इनसे बने हुए जो अर्थ है उसका भी अर्थ क्या होगा, बने हुए शब्द का जो नया शब्द बना है उसका भी अर्थ वही होगा, अर्थात जो सच नहीं है वो क्या है, असत्य है, ठीक है। अर्थात ये दोनों क्या है, दोनों का अर्थ वही निकल रहा है। तो याद रखना है, आप देखो याद रखना है, नए शब्द का भावार्थ वही होता है जो दूसरे दोनों टुकड़ों का होता है। अब देखो आपके एग्जाम में साथियों जब भी प्रश्न बनता है उपसर्ग से जुड़ा, और यकीन मानिए एक प्रश्न आपके प्रतिवर्ष एग्जाम में पूछते हैं, तो याद रखना जो तोड़ने के बाद जो शब्द बनेगा और जो जोड़ने से शब्द बनता है, जो उपसर्ग तोड़ रहे हो अर्थात दोनों का अर्थ जब समान होगा वही शब्द उपसर्ग है, और यदि दोनों का अर्थ बदल जाएगा तो वो उपसर्ग नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल याद रखें। अत्यंत गजब की तरीका कैसे, मान लो आपके एग्जाम में पूछ दिया, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ दिया, ये जो मैं रेड कलर में डाल दिया हूं आप सोचो ये घेरा नहीं लगाया हूं, ठीक है। अब मान लो एग्जाम में पूछ दिया कि इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है, ठीक है। एग्जाम में मान लो पूछ दिया कि इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो आप बता पाओगे क्या कि इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है। भाई यहां कुमाता शब्द है, एक शब्द आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कुमाता, ये भी आप तोड़ के देखोगे ना तो आपको लगेगा कु धन माता बराबर कुमाता, अरे इसमें भी तो कु उपसर्ग निकल रहा है ना भाई। वैसे ही जब आप आओगे कुलीन में तो ये भी है कु धन लिन कुलीन, अब ये उसमें भी कु उपसर्ग निकल रहा है। वैसे ही आप लोगे कुपुत्र तो इसमें भी वही निकल रहा है कुधन पुत्र बराबर कुपुत्र, ठीक है। तो ये तीनों का जो अर्थ है वो निकल रहा है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे अब ये तीनों में से कौन उपसर्ग होगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ये गजब का तरीका है, आप एक कहना चाहिए चुटकी में बता सकते हो साथियों कि इन तीनों में कौन सा शब्द उपसर्ग नहीं है। कैसे, अभी मैंने आपको बताया, तरीका बताया ना, दोनों का अर्थ आपको निकालने का प्रयास करना है। अब देखो मैं यहां बिल्कुल डिटेल से उपसर्ग का पहचान करा रहा हूं। सबसे पहले देखो कुमाता को कुधन माता,
बराबर कुमाता। ठीक है, राइटिंग पर मत जाइए। देखिए, कुधन माता बराबर कुमाता। अब इन दोनों के अर्थ को देखो। कु मतलब खराब या बुरा होता है क्या, और माता क्या हो सकता है। तो देखो भाई, कौन सा उपसर्ग नहीं है। अब इनमें वही प्रश्न है ना हमारा। प्रश्न को पहले आप गौर करो, इनमें से कौन सा उपसर्ग नहीं है, तीनों में बताना है। आप कंफ्यूज हो, मैं जो ट्रिक बता रहा हूं ना, अगर इसको समझ गए साथियों तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। उपसर्ग से जुड़ा ऐसे प्रश्न आएंगे, आपका गलत नहीं होगा। देखो, कुमाता उपसर्ग है या नहीं है। अब इन तीनों में नहीं है उसको बताना है ना। देखो, कु मतलब खराब, माता मतलब माँ, है ना। तो जो खराब माता है, जो अच्छी माता नहीं है, वो क्या है, कुमाता है। और दोनों का अर्थ सेम होंगे ना। कुमाता मतलब बुरी माता, और यहां भी कुधन माता मतलब कु मतलब बुरी और माता मतलब माँ, बुरी माँ। यहां भी उसका अर्थ एक ही हो रहा है। दोनों का अर्थ क्या हो रहा है साथियों, बुरी माँ, है ना। जो माँ खराब हो वही क्या है, कुमाता है। तो मैंने कहा था ना, उपसर्ग में पहचान में जब दोनों का अर्थ, अर्थात उपसर्ग जो टुकड़े है उसका भी अर्थ और नया शब्द जो बनता है उसका, दोनों का अर्थ यदि एक जैसा है तो उपसर्ग होगा। तो ये उपसर्ग है। कौन, कुमाता उपसर्ग है, हमें नहीं है उसको बताना है। तो अभी हमने देख लिया कुमाता शब्द उपसर्ग है। दूसरा देखो, कुलीन, कु धन लीन। अब कुधन लीन बराबर क्या होता है हमारा साथियों, कुलीन। ठीक है, अब इस शब्द को देखो, यहां देखो, अभी हमने कहा कु मतलब बुरा, है ना भाई। कु मतलब बुरा और लीन मतलब लिप्त रहना। भाई किसी चीज में लिप्त है, तो अब इसका अर्थ आप लगा के देखो। जो बुरा लिप्त है, जो बुरा लिप्त है, अब इसका अर्थ बन रहा है ना भाई। देखो, अर्थ को आप बना के देखो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो बुरी तरीके से लिप्त है या बुरा लिप्त है, यही अर्थ होना है ना इनका। अब इसका अर्थ देखो, कुलीन, तो अब इसका अर्थ पूरा बदल गया। देखो, कुलीन अच्छा घर के, कुलीन, कुलीन घर के मतलब बढ़िया घर से बोलते हैं ना। तो ये इसका अर्थ इससे बिल्कुल विपरीत हो गया ना भाई। दोनों का अर्थ समान है क्या, नहीं, दोनों का अर्थ एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। तो यही कुलीन जो शब्द है उपसर्ग नहीं है। ये गजब तरीका। उपसर्ग कब होगा, जो उपसर्ग के शब्द हैं और जो नए बने हुए शब्द हैं, अर्थात जो शब्दांश और नए बने हुए शब्द दोनों का अर्थ जब एक समान आता है वही उपसर्ग होगा। और अगर एक समान नहीं आ रहा है साथियों तो उपसर्ग नहीं होगा। इस बात को आप बिल्कुल याद रखें। एक शब्द और है, उसको भी आप देख लो, है ना, क्या पता ये भी हो जाए, कुपुत्र। अभी देखो, कु धन पुत्र, कुपुत्र बराबर कुपुत्र, है ना भाई। कुधन पुत्र बराबर कुपुत्र। अब दोनों अर्थ को हम समझते हैं। यहां पर भी देखो, कु मतलब बुरा और पुत्र मतलब बेटा, है ना। जो बुरा पुत्र है, बुरा बेटा है, जो अच्छा बेटा नहीं है, इसका अर्थ यही निकल रहा है ना भाई। बुरा बेटा है अर्थात जो अच्छा बेटा नहीं है। और यहां पर भी कुपुत्र, अब इसका अर्थ भी वही निकल रहा है, जो अच्छा पुत्र या अच्छा बेटा नहीं है, अर्थात दोनों का अर्थ यहां भी समान है। तो ये भी क्या है, उपसर्ग है, अर्थात कुमाता भी उपसर्ग है और कुपुत्र भी उपसर्ग है। उपसर्ग कौन नहीं है, कुलीन उपसर्ग नहीं है। बता दिए ना भाई, अब खुद देख लो, दोनों का अर्थ समान आ जाए वो क्या है, उपसर्ग है, और अर्थ समान ना आए उपसर्ग नहीं होगा। तो इस चीज को जिंदगी भर आप याद रख सकते हो। ठीक है साथियों, देखिए इसमें एक नोट करके मैं लिख दिया हूं, संधि समास भी उपसर्ग की ही तरह अपने अंदर अर्थ निहित रखता है। ये प्रक्रिया संधि और समास में भी होता है।
अभी तो हम फिलहाल उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रिक आप कभी ना भूले साथियों, बहुत गजब की तरीके हैं, गजब की ट्रिक है, आपको परीक्षा में हमेशा काम आएगा। ठीक है, अब हम देखें प्रत्यय होता क्या है। उपसर्ग के बाद हमारा दूसरा आता है प्रत्यय। प्रत्यय जिन्हें सफिक्स बोलते हैं अंग्रेजी में साथियों। ठीक है, अब देखो ये प्रत्यय क्या होता है। अब प्रति और अय ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? प्रति, धन, अय बराबर प्रत्यय। यहां प्रति का अर्थ होता है बाद में और अय का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात पीछे चलने वाला। तो अब इसका जो परिभाषा के रूप में जब हम रखें साथियों, तो देखो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ता है और अर्थ में परिवर्तन लाता है उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगे, उपसर्ग मतलब पहले लगे और प्रत्यय मतलब अंत में लगे। ठीक है, तो समझ में आया। और प्रत्यय के एक दो एग्जाम्पल देखो। दया धन आलू बराबर दयालु, लेख धन अक बराबर लेखक, सेठ धन आनी बराबर सेठानी, दूध धन वाला बराबर दूध वाला। ठीक है, तो ये सभी देखो, इसमें वाला क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो प्रत्यय है ना साथियों, वो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय जो शब्द है, ये जो प्रत्यय है, यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या होंगे? दो प्रकार। तो एक तो होते हैं आपका कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित। अब यहां पर देखिए, एक होंगे आपका कृत प्रत्यय और एक होते हैं आपका तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय होता क्या है? तो देखो कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगते हैं उसे कृत प्रत्यय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बन चुका है, धातु के अंत में लगने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है, ऐसा प्रश्न बना हुआ है। तो जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, जो शब्द क्रिया या धातु के अंत में लगता है कृत प्रत्यय कहलाता है, और कृत प्रत्यय से बने हुए जो शब्द है उसे कृदंत कहते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। तो जो शब्दांश देखो धातु या क्रिया के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में लगता है कृत प्रत्यय कहलाता है, और कृत प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत कहते हैं। अब धातु क्या है, यह भी आपका सवाल होगा। ठीक, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे साथियों, क्योंकि हर चीज बड़ा होता है, हिंदी में हर एक का अलग परिभाषा है, हम उस पर अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्रिया या धातु के अंत में लगेगा कृत प्रत्यय। ठीक है, और उससे जो नया शब्द बनता है कृदंत कहते हैं। जैसे यहां क्रिया क्या है? गाना एक क्रिया है, और वाला जब उपसर्ग प्रत्यय लगता है तो क्या हो जाएगा? गाने वाला। ठीक है, होना क्या है? और इनसे जो बने शब्द, देखो कोई भी कार्य होना है ना, क्रिया है, और उनसे बने हुए जो शब्द है क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है, कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ठीक है, तो धातु या क्रिया से बने हुए प्रत्यय को कृत प्रत्यय तथा उनसे बने जो शब्द है कृदंत कहलाता है। दूसरा है इसमें देखो तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय होता क्या है? तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाएगा?
कृत प्रत्यय और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे मानव धनता, मानवता ये संज्ञा से लगने वाले शब्द है। अपना धनपन, अपनापन सर्वनाम से लगने वाले शब्द है। और विशेषण है अच्छा धन आई बराबर अच्छाई। तो तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय समझ गए होंगे साथियों। परिभाषा को आप याद रखें, यहां से आपका परिभाषा से ही क्वेश्चन बनता है। प्रत्यय से अगर प्रश्न आएगा तो परिभाषा से प्रश्न आएगा, उपसर्ग से प्रश्न आएंगे तो आपके उपसर्ग वाले जो शब्द हैं उनसे जुड़े प्रश्न आएंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो कृत प्रत्यय क्रिया या धातु से जो बनता है। ठीक है, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय बनता है, क्रिया या धातु के उपयोग से जो प्रत्यय बनता है। ठीक है, देख सकते हैं आप परिभाषा, क्रिया या धातु के अंत में ये प्रयुक्त होते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा साथियों, उपसर्ग और प्रत्यय जो हमने ट्रिक बताया है, जो हमने तरीका बताया है, 100% कारगर है आपके उपसर्ग के लिए। यकीन मानिए उसी तरीके से आप बनाएंगे ना तो आपके उपसर्ग का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। हम दावे के साथ बोल सकते हैं साथियों, यदि आपने ऐसा अर्थ निकालना सीख लिया उपसर्ग में तो कोई भी आपका उपसर्ग का सवाल कितना भी कठिन दे दे, आप उसको हल कर ही लोगे। तो बिल्कुल आपको समझना है इन चीजों को। तो आज का ये क्लास साथियों उपसर्ग और प्रत्यय है। एक क्लास एक टॉपिक हम पूरा खल्लास करके चलते हैं, ज्यादा हम घुमाते नहीं, ज्यादा हम इधर उधर की बात नहीं करें, जो था हमने वही बताया। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे साथियों। कल की सेशन जब चलेगी, कल की जब क्लास चलेगी, एक नए टॉपिक के साथ हम चर्चा करेंगे। जो भी साथी वीडियो पर पहली बार बने थे, शिक्षक भर्ती की तैयारी हमारे साथ बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं, वे सभी साथी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने मित्रों तक कुछ भी, यदि आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है वहां भी आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है साथियों, आप सभी तक जो एक गांव में हैं, जिनको कोचिंग सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाता, जिनके पास आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन तक बिल्कुल फ्री में हमारी शिक्षक भर्ती की वीडियो पहुंचे, यही हमारा उद्देश्य है। और हम इसी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो इस वीडियो सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल पुनः आपसे रूबरू होंगे प्रातः 9 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए साथियों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महातारी।